सेल्फ एडजस्टिंग क्यों है? बिकॉज अपना मैग्नीट्यूड ये अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहा है सो दैट द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टैटिक कंडीशन। और इसके बाद ये एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, इसको बोलते हैं एफ के, राइट। तो ये जो पॉइंट है ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन, आपकी टायर फिल्ड है हवा से तो जो गाड़ी है वो स्मूथ चलेगी। बट अगर जैसे ही वो पंक्चर हो गई या हवा कम हो गई तो क्या रहता है, उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवाल। पिछली वीडियो में हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ को और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में, तो काफ़ी डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी फ्रिक्शन। तो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि फ्रिक्शन फोर्स में होता क्या है, कि फ्रिक्शन फोर्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो क्या है, उसके अंदर रिटार्डेशन होगा, वो थोड़ी दूरी तक जाके रुक जाता है, राइट। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव भी करना चाहो तो भी फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, उसको उसका अपोज करता है, राइट। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा डिटेल में चेक करते हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हो देन उस केस में फ्रिक्शन फोर्स किस तरीके से एक्ट करता है, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये एक यहाँ पे फ्रिक्शनल सरफेस थी, राइट। सरफेस में फ्रिक्शन नॉन जीरो है और हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमें क्या करना, मूव करवाना, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऑब्वियसली हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये एक्सटर्नल फोर्स हमारा होगा, हमने लगाया इसके ऊपर, राइट। तो आप ये देखोगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मूव नहीं कर रहा है, राइट। हमने अभी कम फोर्स लगाया तो वो मूव नहीं कर रहा है, राइट। तो मूव नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये क्या है, रेस्ट में है। और रेस्ट में है देन उस केस में होता क्या है, आपको पता है कि F इक्विवेलेंट उस केस में क्या होगा, जीरो निकल के आएगा, राइट। लेकिन F एक्सटर्नल हम अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो कि इसको अपोज कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में वो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो यहां हमने फोर्स लगाया तो अपोजिट डायरेक्शन में इसके सरफेस के अलोंग यहां पे आपका ये आपका फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लग जाता है, राइट। अब यहां पे देखने की बात आती है कि इसका मास मान लीजिए m है। अब हम क्या करते हैं, इस F एक्सटर्नल फोर्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो पाए, मूव हो पाए, राइट। बिकॉज इस फोर्स से तो काम नहीं चल रहा है, तो हम फोर्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मूव नहीं हो रहा है। इट मीन्स पहले कुछ फ्रिक्शन फोर्स का अमाउंट था कम, बिकॉज हमने कम फोर्स लगाया। अब हमने फोर्स ज्यादा लगा लिया तो भी आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इट मीन्स आपका फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है, राइट। इट मीन्स आपका ये जो फोर्स है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या रहता है, आपका ऑब्जेक्ट क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। आप ऑलरेडी यहां पे देख पा रहे हो सेल्फ एडजस्टिंग क्यों है, बिकॉज अपना मैग्नीट्यूड ये अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहा है सो दैट द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टैटिक कंडीशन। वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहिए, इसके लिए आपका क्या है, ये सेल्फ एडजस्ट कर लेता है खुद। बट आपको पता है एक टाइम बाद अगर आप फोर्स इतना इंक्रीज कर दोगे, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट कर देता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो उस केस में आप क्या कह सकते हो कि आपका जो F फ्रिक्शन आपने लगाया उसकी कुछ एक मैक्सिमम वैल्यू जरूर होती है, राइट। उससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगा देते हो तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो या फिर मैं यहाँ पे आपको कह सकता हूँ कि अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है किससे, F एक्सटर्नल पे, उस केस में ऑब्जेक्ट जो क्या रहने वाला है, आपका ऑब्जेक्ट रहने वाला है रेस्ट में, राइट। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स इस वैल्यू से ज्यादा कर दिया देन ऑब्जेक्ट आपका मूव होने लग जाता है, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि कितना फोर्स हम लगाए कि ऑब्जेक्ट आपका मूव करना स्टार्ट कर दे। वो किससे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से, राइट। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है
ये आपकी क्या रहती है, ये इंडिपेंडेंट रहती है सरफेस एरिया से। बिकॉज आपके यहाँ पे डाउट होगा कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो था, ये इसका एरिया हमने एक केस में तो क्या कर दिया, एक केस में मान लीजिए छोटा एरिया कर दिया, राइट, और एक केस में जो एरिया था वो हमने कुछ बढ़ा दिया, राइट। तो क्या दोनों के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स सेम लगेगा? यस, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे फ्रिक्शन फोर्स सेम लगेगा, राइट। बट ये जो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये किस पे डिपेंड करती है? ये आपकी डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, राइट। ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है? नॉर्मल रिएक्शन इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकल मोशन होने से रोकता है, राइट। तो यहां पर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे आपको पहले भी हम बता चुके हैं, ये बॉक्स था आपका, यहाँ पे मास ये है, राइट। अब नीचे की डायरेक्शन में आपको पता है आपका क्या लगने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है। बिकॉज ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वी नीड टू इंट्रोड्यूस सम फोर्स व्हिच कैन बैलेंस दिस mg, राइट। अब ये जो रिएक्शन फोर्स है, इसकी प्रॉपर्टी होती क्या है? ये आपका जो सरफेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। अगर मान लीजिए सरफेस कुछ इस तरीके से अगर ये होता तो आपका रिएक्शन फोर्स कुछ इस तरीके से लगता, नीचे की डायरेक्शन में mg लगता, राइट। वो अलग बात है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्यों है, इस चीज को हम आगे देखेंगे बाद में, राइट। बट एक बार के लिए समझना जरूरी है, रिएक्शन फोर्स आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमेशा लगता है। ये हम पहले भी चेक कर चुके हैं जब हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में जब इसको थोड़ा डिस्क्राइब किया था, राइट। ओके, अब ये जो एफ एस मैक्स लिख देता हूं बिकॉज दिस इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, और लेट मी राइट इट टू बी आर, राइट। और आर यहां से क्या निकल के आ जाता है? आर इज एग्जैक्टली इक्वल टू mg। किस केस की बात कर रहा हूं? इस केस की बात कर रहा हूं, ना कि इस केस की। ये सिर्फ एक बार बताने के लिए आपको यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, राइट। अब यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगा, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, ये यहाँ पे लगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जो सरफेस है किस तरीके का है, सरफेस हार्ड है कि स्मूथ है। तो ऑब्वियसली वो सरफेस के ऊपर भी आपका क्या करेगा, डिपेंड करेगा, राइट। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ पे रिमूव करते हैं, देन व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, वी हैव म्यू एस एंड दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डिफाइन एज, दिस म्यू एस इज नथिंग बट वी डिफाइन इट टू बी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। तो ये तो बात आ गई जब ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मूव नहीं कर रहा है, तो आपको एक पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू है, वहां तक फोर्स लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। अब बात करते हैं जब ये ऑब्जेक्ट मूव होने लग जाए देन आपका क्या होगा, राइट। तो इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो उस केस में आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे मूव होने आपका यहाँ पे लग गया, और मूव हो रहा है बिकॉज इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स है ये आपका यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पे लगा रखा है, राइट। लेकिन अब देखोगे कि जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हो देन ऑल्सो यू आर फेसिंग सम फ्रिक्शन फोर्स, राइट। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको हम बोलते हैं Fk, और ये जो Fk है इसको हम बोलते हैं काइनेटिक या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट। और ये तब लगता है जब क्या रहता है आपका रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। ये इसका रिक्वायरमेंट है स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। इट मींस दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाना स्टार्ट हो जाना चाहिए, राइट। अब ये जो है ये क्या रहता है, ये आपका सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है। जैसे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन था वो क्या रहता है, वो आपका सेल्फ एडजस्टिंग रहता है। बट इस केस में ये जो है ये आपका क्या रहता है, एफ के जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है थ्रू आउट द मोशन, और ये इसकी वैल्यू जो है वो आपकी सिमिलरली नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है। और इस केस में आपका हम लेके आते हैं कुछ इस तरीके से, ये आपका
एक्सप्रेशन है, राइट। और यहाँ पे ये जो म्यू के है इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। और ये क्या रहती है, फिक्स्ड वैल्यू रहती है फॉर ए पर्टिकुलर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस। तो म्यू के और म्यू एस जो है वो कंप्लीटली डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, सरफेस के ऊपर, सरफेस की स्ट्रक्चर, सरफेस की स्मूथनेस वगैरह पे, ये दोनों फैक्टर्स आपके डिपेंड करते हैं, राइट। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपने क्या देखी कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, बट जब भी आपका ऑब्जेक्ट जब मोशन करना स्टार्ट कर देता है, ये जो एफ की वैल्यू है ये आपको देखने को मिलेगी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट मूविंग, उस केस में ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या हो जाती है, इससे कम हो जाती है, राइट। इट मींस कि अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहो, यहां पे आप फोर्स को ड्रॉ कर रहे हो, राइट, दिस डायरेक्शन यू आर रिप्रेजेंटिंग फोर्स, एंड इन दिस डायरेक्शन let's say I'm writing F external in this direction, and here we are writing the F friction, right? Both we are looking for the relation between the F external and the F friction. तो आप देख पा रहे हो कि जीरो फोर्स है तो जीरो रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। ये लीनियर एक रिलेशन होता है, जब आप बढ़ाते जाओगे फोर्स आपका बढ़ता जाएगा, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एफ एस मैक्स, राइट। इस पॉइंट के बाद सडन एक डिक्रीज होता है किसमें, एफ के वैल्यू में, और इसके बाद ये एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, इसको बोलते हैं एफ के, राइट। तो ये जो पॉइंट है ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम हो जाता है, राइट। तो ये आप बता सकते हो इन दोनों में इस तरीके से रिलेशन। अब बात देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट था इसका मास कुछ इस तरीके से था, और ये इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो मूव करना स्टार्ट कर देगा कुछ एक्सेलरेशन के साथ। अब आपको पता है ये मूव किससे करेगा, एफ वेक्टर इक्विवेलेंट अगर आप इसके ऊपर चेक करो, दैट विल बी एफ एक्सटर्नल वेक्टर माइनस एफ फ्रिक्शन वेक्टर, बिकॉज यहां पे आप देखो अगर ये फोर्स ज्यादा है, दैट्स व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता तो उस केस में तो क्या रहता, आपका मूव ही नहीं कर पाता ऑब्जेक्ट, राइट। Now this object is moving in this direction, it means F external applied is more than the friction force. It means आप यहाँ पे F equivalent किस acceleration से move कर रहा है, that will be decided by the equivalent force, right? So here we have ma vector and this is F external vector minus आपका friction force कितना आ गया, ये friction force आपका रहेगा kinetic friction जो है वो, राइट। तो ये आपका यहाँ पे आप रिजल्टेंट जो है किस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब मान लीजिए मैंने उसको किसी एक्सेलरेशन से चलाने के बाद उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने यहाँ पे एफ एक्सटर्नल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो कर दिया। एफ एक्सटर्नल जीरो करने के बाद एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन विल बी माइनस एफ के डिवाइडेड बाई एम, एंड दिस इज नथिंग बट डी एक्सेलरेशन। इट मींस वो जो ऑब्जेक्ट है एफ एक्सटर्नल हटाने के बाद कुछ टाइम बाद ये जो है वो रुक जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर डी एक्सेलरेशन फोर्स आपका लगेगा ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। इट मींस काइनेमेटिक जो आपका फ्रिक्शन है उस केस में क्या होता है कि इवन इफ वी मेक द एफ एक्सटर्नल टू जीरो, एफ काइनेमेटिक आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है। कब तक रहेगा, जब तक आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आपका हमेशा उसके अंदर होना चाहिए, देन ओनली यू आर गोइंग टू हैव द काइनेमेटिक फ्रिक्शन। अदरवाइज इस केस में आप देख सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन में सेल्फ एडजस्ट होने के बाद अगर आप फोर्स हटा देते हो, देन उस केस में एफ फ्रिक्शन जो है दैट विल कम टू द वैल्यू टू बी जीरो, राइट। तो ये आपका यहाँ पे इसके फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि फ्रिक्शन किस तरीके से आपके मोशन को क्या है, डी एक्सेलरेट करता है। इट मींस ये जो समस्या है कि भाई डी एक्सेलरेट हो जा रहा है ऑब्जेक्ट, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है एक तरीके से, राइट। तो किस तरीके से इस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करे जाए, ये भी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी, राइट। अब इसको सोल्व कैसे किया गया, इसको सोल्व किया गया आपके
रोलिंग की हेल्प से, राइट। और रोलिंग जब आपका ऑब्जेक्ट करता है, मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉल है, एक टायर है आपका, तो उसको हम क्या करवाते हैं, रोल करवाते हैं सरफेस के ऊपर। तो उस केस में भी थोड़ा फ्रिक्शन लगता है, बिकॉज आइडियली फ्रिक्शन आपका जीरो हो ही नहीं सकता है कभी, राइट। इसको चेक करेंगे कैसे। अब रोलिंग अगर बात करें तो उस केस में भी एक फ्रिक्शन लगता है, जिसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं कि रोलिंग किस तरीके से फ्रिक्शन को कम करते हैं, राइट। अब देखिए यहां पे हम समझना चाह रहे हैं किसको, रोलिंग को। अब रोलिंग में क्या होता है कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, राइट, और ये आपकी यहाँ पे एक सरफेस है, राइट। अगर आप देखो कि अगर टायर या फिर स्फेयर जो है वो कंप्लीटली एक स्फेरिकल बॉल है और सरफेस आपका बिल्कुल स्मूथ है, उस केस में क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला अगर आप ध्यान से देखो तो ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन अगर आप इस ऑब्जेक्ट को रोल करोगे ना, तो आप ये देखोगे कि जो लोअर मोस्ट पॉइंट है जो टच कर रहा है आपको, वो एक बिल्कुल पॉइंट है, राइट। और वो पॉइंट और सरफेस के बीच में किसी भी तरीके का रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, राइट। सो इसमें आप ये देखोगे कि इसमें आपका वेलोसिटी जो है वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0 फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो इट मींस वहां पे रिलेटिव मोशन है नहीं, काइनेमेटिक फ्रिक्शन लगेगा नहीं, राइट। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखो तो ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन भी आप क्या करोगे, एक बिल्कुल पॉइंट है, राइट। इस पॉइंट के ऊपर आपका एटलीस्ट आफ्टर मूविंग, राइट, बिकॉज स्टार्टिंग में इसको मूव कराने के लिए हमें स्टैटिक फ्रिक्शन को फेस करना पड़ेगा, दैट इज ट्रू, राइट। हमें एफ मैक्सिमम से ऊपर जाना ही जाना पड़ेगा, बिकॉज इस पॉइंट के ऊपर आपका नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, राइट। इट मींस इसके ऊपर सरफेस में कुछ फ्रिक्शन भी होगा, राइट। दैट्स वाई हमें एफ मैक्सिमम कुछ ना कुछ जो है, जो भी वैल्यू रहेगी उसको ओवरकम करना पड़ेगा। बट जब भी आपका ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में रहेगा, इट मींस इसके अंदर आपका एटलीस्ट काइनेमेटिक फ्रिक्शन तो उस केस में नहीं लग रहा, बिकॉज एक पॉइंट पार्टिकल है और ये आपका रेस्ट में है, राइट। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आती है, इट मींस यहां से आपका जो फ्रिक्शन लग रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसको आपने रिड्यूस कर दिया, राइट। अब डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में आप देखते हो कि आइडियली तो आपका फ्रिक्शन 0 हो जाना चाहिए, बिकॉज ये एक पॉइंट है, ये मूव नहीं कर रहा है, काइनेमेटिक फ्रिक्शन 0। काइनेटिक फ्रिक्शन 0 होने से आपका क्या आ जाता है, फ्रिक्शन 0 होने से ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूव करता रहना चाहिए। बट आइडियली होता क्या है कि ये जो पॉइंट जो है, ये आपका एक पिन पॉइंट ना होके ये जो आपका डिफॉर्म हो जाता है टायर, ये एक रेंज में क्या करता है, यहाँ पे टच करता है, राइट। और इसकी वजह से फिर क्या है, आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्सिस्टेंस में यहाँ पे आ जाता है। और डेली लाइफ में आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास बाइसिकल है, बाइक है या कार है, अगर उसके अंदर फुली टायर फिल्ड है हवा से, तो जो गाड़ी है वो स्मूथ चलेगी। बट अगर जैसे ही वो पंक्चर हो गई या हवा कम हो गई, तो क्या रहता है, उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उतना फास्टली मूव नहीं कर पाता जितना कि करना चाहिए, बिकॉज डिफॉर्म हो गया आपका जो रोलिंग मोशन है, वो आपका क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। और डिफॉर्म रोलिंग मोशन हमेशा आपका फ्रिक्शन में कंट्रीब्यूट आपका हमेशा करता है, राइट। अब ये तो बात आ गई आपके रोलिंग फ्रिक्शन की, राइट। अब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स भी आपके फ्रिक्शन के यहाँ पे होते हैं, राइट। जैसे कि मान लीजिए मशीनरी हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी फ्रिक्शन लगेगा, तो क्या है, आपके डिग्रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं जो पार्ट्स हैं मशीन के। सिमिलरली टायर्स हैं गाड़ियों के, वो घिसने लग जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्रिक्शन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, राइट। बट इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरफेस जो है इतना चिकना रहेगा, देन उस केस में चलने में भी प्रॉब्लम होगा, बिकॉज उसके ऊपर ग्रिप नहीं बन पाएगा, बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन फोर्स आपका एब्सेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा उसमें जो कि एब्सेंट रहेगा, दैट्स वाई आप मूव ही नहीं कर पाओगे। इट मींस फ्रिक्शन आपका ना सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रखता है, कि ये हेल्प करता है आपको मूव होने में, राइट। और एक चीज है कि आप फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या यूज कर सकते हो, बॉल बेयरिंग भी यूज कर सकते हो मशीन्स में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होंगे बॉल बेयरिंग्स में क्या होता है कि बॉल्स होती हैं, मेटल बॉल्स होती हैं, और इनको क्या है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में रखा जाता है। ये आपका बॉल बेयरिंग यहाँ पे हो जाता है, आपने सुना होगा इसके बारे में। और इसके अंदर ग्रीसिंग, ऑयलिंग भी होती है।
तो अगर ये सरफेस और इस सरफेस में अगर रिलेटिव मोशन होता है, इन दैट केस रोलिंग आपका एक्सिस्टेंस में आ जाता है, जो कि रिड्यूस कर देता है काइनेटिक फ्रिक्शन को। तो ये यहाँ पे रोलिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग गया। दूसरी चीज आती है ऑयल लुब्रिकेंट जो होते हैं, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी ये जो ऑयल है वो एक कुछ सरफेस यूं क्रिएट कर देते हैं जिनके बीच में जो है आपके ऑयल पार्टिकल्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहते हैं, जो कि रोलिंग मोशन करते हैं जब हम उनके बीच में रिलेटिव मोशन करवाते हैं। तो वो भी ये क्या रहता है, ऑयल या फिर लुब्रिकेंट का केस रहता है, राइट। और दिस वन इज बॉल बियरिंग। ये दोनों फ्रिक्शन को आपका कम कर देते हैं। फ्रिक्शन का दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है जब हम मान लीजिए गाड़ी में मूव कर रहे हैं, अगर आपको ब्रेक्स लगाने पड़ जाएं, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मशीन्स है, कार्स है, वो आपकी रुक ही नहीं पाएंगी, राइट। तो दैट्स वाई जो है वो आपका फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट भी है और इसके कुछ नेगेटिव आपके इम्पैक्ट भी रहते हैं, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा है फ्रिक्शन के कंपेयर टू द नेगेटिव इम्पैक्ट्स, बिकॉज नेगेटिव को तो हम ओवरकम कर सकते हैं। अगर मशीन्स के पार्ट अगर डिग्रेड हो जाते हैं, वी कैन रिप्लेस देम, बट अगर फ्रिक्शन नहीं होता, इन दैट केस आपकी बहुत बुरी हालत रहती है, राइट। तो वो आपका यहाँ पे है। और सिमिलरली जैसे हमने देखा फ्रिक्शन को कम करने के दो तरीके थे, एक तरीका और भी होता है कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक बैलून है, राइट, और एक यहाँ पे एक प्लेट ले लीजिए जिसके अंदर आपका क्या है, सर्कुलर प्लेट ले लीजिए मान लीजिए, और इसके अंदर आपने ये लगा रखा है। तो एक एयर क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हो। यहाँ से एयर जब आएगा ना, तो ये सरफेस है, इसके ऊपर अगर जो एयर है आपकी कुछ इस तरीके से स्लाइड होके बाहर आएगी, तो ये जो पोर्शन है ये आपका हवा में रहेगा सस्पेंडेड। और उस केस में क्या रहता है, आपका जो बैलून वाला ये जो सिस्टम है ये क्या है, यूं करके स्लाइड करके मोशन करेगा, बिकॉज उस केस में सेम वही चीज रहती है जो ऑयल में रहती है। एयर पार्टिकल जो है वो रोलिंग मोशन वहां पे करेंगे, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो एक तरीके से ये क्या है, बच्चे एक तरीके से ऐसी बैलून और डिस्क वाली चीजों से क्या है, एक टॉय भी बन सकता है जो कि क्या है, फ्रिक्शन लेस एक तरीके से सरफेस को बना सकता है, राइट। सो आई होप कि आपको फ्रिक्शन में अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, और काफी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि फ्रिक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, कैसे आप डिसाइड करोगे फ्रिक्शन की वैल्यूज को, और क्या कंसेप्ट होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का और काइनेटिक फ्रिक्शन का, और किस तरीके से ये नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन आपका जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, बट आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो लेस कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो है ये वाला पोर्शन काफी इंटरेस्टिंग एक यहाँ पे पॉइंट निकल के यहाँ पे आता है, राइट। और किस तरीके से आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो, और क्यों फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, वो भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।